हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि की जो अलग प्रकार की एक नियमावली है, उस नियमावली पर आधारित कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ। यानी विसर्ग संधि में किन नियमों के आधार पर किस तरह के विकार आपके सामने आते हैं, उदाहरण सहित आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हो। पहला नियम, अकारांत विसर्ग की संधि अ स्वर से हो। यानी पहला शब्द जिसके अंत में अ की मात्रा है और उसके साथ विसर्ग लगा हुआ है, यानी अकारांत शब्द है। अब उसकी संधि अ से हो, स्वरों में से केवल किसके साथ हो? अ से। तो अकारांत विसर्ग जो है उसका ओ हो जाता है। यानी वैसे तो विसर्ग का ऊ होता है, लेकिन ऊ के पहले अ है, इसलिए अ ऊ मिलाकर ओ हो जाता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अकारांत की संधि अ से हो तो अकारांत जो विसर्ग आप देख रहे हो उसको रिप्लेस कर लेगा ओ। अब एग्जाम्पल देखिए, मनः प्लस अभिलाषा, तो म न विसर्ग है, उसकी जगह नो हो गया मनोभिलाषा। संधि विच्छेद अगर पूछा जाए इस नियम से बने शब्दों का, मनोनुकूल, तो संधि विच्छेद हो गया मनः धन अनुकूल। अन्यः धन अन्य, तो शब्द बन गया अन्योन्य। अब मनोनुसार शब्द का संधि विच्छेद पूछे तो संधि विच्छेद होगा मनः धन अनुसार। इसी तरह मनोभिराम, मनः प्लस अभिराम, सोहम सह प्लस अहम, मनोभूति, मनोनुभूति, मनः प्लस अनुभूति। तो अकारांत शब्द है, विसर्ग लगा हुआ है, अ की संधि उसमें हो रही है, तो वो अकारांत ओ में बदल जाएगा। अब दूसरा नियम आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। अकारांत शब्द है, यानी पहले शब्द के अंत में अ की मात्रा है और विसर्ग है, उसकी संधि अ से भिन्न स्वर से हो। यानी अ को छोड़कर आ, ई, इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हो जाने का मतलब विसर्ग हटाकर दोनों ही शब्दों को आप एक शिरोरेखा के साथ लिख देंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है अतः प्लस एव, तो विसर्ग का लोप हो गया, शब्द बना अतएव। आपको यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि नहीं करनी है, अतएव नहीं लिखना है, अतएव ही लिखना है। इसी तरह देखो अन्य एग्जाम्पल्स, मनः धन उच्छेद, तो मनः उच्छेद ये शब्द बनेगा पय आदि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पयः धन आदि। ततएव इसी नियम से बना शब्द है, तो संधि विच्छेद करते समय आपको दोनों शब्दों को अलग कर देना है और पहले के अंत में विसर्ग लगा देना है। इस दृष्टिकोण से ततएव का संधि विच्छेद होगा ततः धन एव। तो यहाँ पर हमने सीखा कि अकारांत विसर्ग की संधि अ से भिन्न स्वर से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तीसरा नियम आपके सामने है, अकारांत शब्द है, अ के साथ विसर्ग है पहले के अंत में, और सगोश व्यंजन शब्द पढ़े आप इसको। व के य के साथ एक ही मात्रा नहीं है, अनुस्वार है, व्यंजन शब्द पढ़े हैं। अब सगोश व्यंजन कौन से व्यंजन वर्ग है, उनमें से तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर य, र, ल, व और ह, क्योंकि इनके उच्चारण के दौरान स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए इनको सघोष व्यंजन कहते हैं। वैसे सारे स्वर क्या है? सघोष है, लेकिन इस नियम में बात कर रहे हैं अपन अ के साथ विसर्ग है, उसकी संधि किससे हो रही है? सघोष व्यंजन से। तो अ विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ओ हो जाएगा, यानी अकारांत का ओ हो जाएगा। जैसे सरह धनज, सरोज बन जाएगा। अधः प्लस भाग, अधोभाग हो जाएगा। इसी तरह मनः हर, मनोहर बना। यशः दा, यशोदा बना। तपः बल, तपोबल बना। रजः गुण, रजोगुण बना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, अधः प्लस पतन, ये अगर आपको जोड़ने को दिया जाए तो शब्द बनेगा अधः पतन।
क्या नहीं बनेगा? अधोपतन नहीं बनेगा। अधोपतन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसका निर्माण अधः में पतन शब्द जोड़ने से हुआ है। अब अधः में तो विसर्ग के पहले अ है, लेकिन जुड़ने वाला जो व्यंजन है वह अघोष है। ऐसे में अविसर्ग का ओ नहीं होगा। यहाँ पर विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। एक नियम अभी आपके सामने आएगा। इसी तरह रजः धन कण, रजो कण नहीं होगा, यहाँ पर होगा रजः कण, यानी रज और कण दोनों के एकदम सेंटर में विसर्ग आ जाएगा और दोनों के एकदम सेंटर में विसर्ग लिखने से संधि इसकी हो जाएगी। जैसे अधः पतन में अध और पतन दोनों के बीच में आप विसर्ग देख रहे हो। इसी तरह अब नियम है 4, अकारांत या आकारांत के साथ विसर्ग हो तो क्या होगा और नहीं हो तो क्या होगा। तो नियम देखे, पहले शब्द के अंत में अ या आ की मात्रा है या नहीं है, तो नियम ये कह रहा है अकारांत या आकारांत से भिन्न स्वर। अब भिन्न का मतलब है पहले शब्द के अंत में अ आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, उनके अलावा किसी भी स्वर की मात्रा हो और उनके साथ विसर्ग हो। तो अ आ विसर्ग से भिन्न, अ आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग हो और उसकी संधि क ख प फ इनमें से किसी एक से हो तो क्या होगा, विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखें, निहि धन कलंक, क के ऊपर अनुस्वार आपको नहीं पढ़ना है, तो शब्द रचना क्या हो जाएगी, निष्कलंक शब्द बनेगा। तो क के ऊपर अनुस्वार मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान रखें। निहि धन कलंक बराबर निष्कलंक, आविहि धन कार बराबर आविष्कार, चतुः धन पद बराबर चतुष्पद। इसी तरह दुह धन कर बराबर दुष्कर, निहि धन प्रयोजन बराबर निष्प्रयोजन, बहि धन कृत बराबर बहिष्कृत, चतुः धन पद बराबर चतुष्पद यानी चौराहा। ये सभी इसी नियम से बने हैं, क्योंकि आप इन सब शब्दों के निर्माण में देख रहे हो कि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर नहीं है, उनसे अलग स्वर है और उनकी संधि क ख प फ में से किसी एक से हुई है। तो निष्कलंक में ध्यान रखना, क के साथ अनुस्वार नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है। अब पांचवा नियम देखें, अविसर्ग या आविसर्ग की संधि क ख प फ से हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। यानी विसर्ग को क्या करना है, पहले वाले शब्द के पास से हटाकर दोनों शब्दों के बीच में रख देना है, ताकि नया शब्द विकार के आधार पर बनेगा। तो अ के साथ विसर्ग हो या आ के साथ विसर्ग हो, उसकी संधि क ख प फ इनमें से किसी से हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे देखो, अधः प्लस पतन बराबर अधोपतन, ये नहीं बनेगा, गलत होगा, अधः पतन ये बनेगा। प्रातः काल, इसमें क्या बनेगा, प्रातः काल। देखो आप, अध पतन, प्रातः काल, अंतकरण, इन सब के बीच में मैंने विसर्ग रखा, बीचों बीच, और यही संधि वाले शब्द की पहचान है। इसी तरह देखो, पयः पान, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पयः धन पान। संधि विच्छेद करते समय विसर्ग यह के पास रख देंगे। वयः करण, इसमें क्या होगा, वयः प्लस करण, अंतः पूर्व, इस प्रकार। लेकिन इस नियम से परे कुछ बातें जो अपवाद के रूप में है वो आपके सामने है तो विसर्ग के एग्जाम्पल, जैसे बाहा धन कर भास्कर, नमः कार नमस्कार, बृहपति बृहस्पति, श्रेयः कर श्रेष्ठ कर, पुरः कार पुरस्कार, तिरः कार तिरस्कार। ये कुछ अपवाद हैं जो इस नियम से परे जाकर आपके सामने शब्द निर्माण करते हैं। छठा नियम देखिए, अविसर्ग या आविसर्ग से भिन्न स्वर। अब उसके साथ विसर्ग है और उसकी संधि सघोष वर्ण से हो। सघोष वर्ण में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा भी हो सकता है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व ये भी हो सकते हैं, या चार में से एक उष्म व्यंजन ह। तो नियम यह है कि अविसर्ग या आविसर्ग की संधि किसी भी सघोष वर्ण से हो। अब सघोष वर्ण बोला, इसका मतलब स्वर और सघोष व्यंजन दोनों आ गए।
तो विसर्ग किस में बदलेगा? र में बदलेगा। जैसे देखो, दुहु प्लस अवस्था दुर्वस्था बनेगा, दुरावस्था नहीं बनेगा। निहि अक्षर निरक्षर बनेगा, बहि आगत बहिरागत बनेगा। निहि धन ईह निरीह बनेगा, आशीहि धनवाद आशीर्वाद बनेगा। निहि जन निर्जन बनेगा, दुहु गुण दुर्गुण बनेगा। चतुः भुज चतुर्भुज बनेगा, निहि धन ईक्षण निरीक्षण बनेगा। अब कुछ शब्द अपवाद की श्रेणी में आप इस नियम के ले सकते हो। पुनर्धन अवलोकन, पुनर्धन ईक्षण, अंतर्धन यामी, पुनर्धन निर्माण, ये सारी व्यवस्थाएं क्या चल रही है? इस नियम के विरुद्ध जाकर बात उजागर कर रही है। फिलहाल नियम छठा ये है कि अविसर्ग या अविसर्ग की संधि सगोष वर्ण से होने पर विसर्ग र में बदलता है। सातवां नियम आपके सामने है। किसी भी संधि के लिए दिए गए वर्णों में पहले वर्ण के साथ विसर्ग है और उसकी संधि च, छ और श से हो तो विसर्ग तालव्य श में बदलेगा, क्योंकि च, छ, श अपने आप में तालव्य वर्ण है। तो विसर्ग युक्त वर्ण की संधि च, छ, श से हो तो विसर्ग तालव्य श में बदलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो, निहि धन चय निश्चय, दुहु धन चरित्र दुश्चरित्र, निहि धन छल निश्छल, दुहु धन शासन दुशासन। इसी तरह देखो, हरि ही धन चंद्र हरिश्चंद्र, अंतः धन चेतना अंतश्चेतना, मनः धन चिकित्सा। यहाँ ध्यान दें, मनः धन चिकित्सा से मनश्चिकित्सा शब्द बनेगा। आप कहीं पर भी मनोचिकित्सा शब्द देख रहे हो तो भाषा के नियम के अनुसार वह गलत है। शब्द होना चाहिए मनश्चिकित्सा। तपः धनचर्या तपश्चर्या। तो यहाँ नियम आपने पढ़ा, विसर्ग की संधि च, छ, श से हो तो विसर्ग जाता है स मूर्धन्य तालव्य श में जाएगा। अब देखो, मूर्धन्य स कैसे बदलेगा विसर्ग का, आपके सामने है। आठवां नियम ये कह रहा है कि किसी भी वर्ण के साथ विसर्ग हो उसकी संधि ट, ठ, स, ये श षटकोण वाला मूर्धन्य है। ट, ठ, स ये तीनों मूर्धन्य ध्वनियाँ है। तो विसर्ग युक्त वर्ण की संधि ट, ठ, श मूर्धन्य से हो तो विसर्ग मूर्धन्य श यानी स षटकोण में बदलेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, धनु धन टंकार धनुष टंकार, चतुः धन टीका चतुष्टिका। 9 नंबर नियम देखें, पहले वर्ण के साथ विसर्ग हो और उसकी संधि दंत्य ध्वनि त, थ, स, ये स सड़क वाला दंत्य है तो विसर्ग की संधि त, थ, द से हो, त, थ, स से हो तो विसर्ग दंत्य स में बदलेगा, स सड़क वाले में। एग्जाम्पल देखिए, अंतः तल अंतस्थल, निहि तेज निस्तेज, बहि धन थल बहिस्थल, दुहु धन साहस दुस्साहस, मनः धन संताप मनस्संताप। तो आपने इन पिछले 3 नियमों से ये देखा कि विसर्ग की संधि च, छ, श यानी तालव्य वर्ण से हो तो विसर्ग तालव्य श में बदलता है। विसर्ग की संधि ट, ठ, स षटकोण यानी मूर्धन्य वर्णों से हो तो विसर्ग मूर्धन्य वर्ण में बदलता है। और यहाँ आपने 9 नंबर नियम में देखा है, विसर्ग की संधि त, थ, स षटक यानी दंत्य वर्णों से हो तो विसर्ग दंत्य स में बदलता है। अब अंतिम नियम की तरफ आपका ध्यान खींचता हूँ मैं। अंतिम नियम आप 10वां देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई ह्रस्व उ यानी लघु ई लघु उ हो विसर्ग के पहले, और उसकी संधि अगर र से हो, सिर्फ र से, तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और ये लघु ई और लघु उ है वो गुरु ई और गुरु उ में बदल जाएगा। 2 विकार होंगे। ई विसर्ग उ विसर्ग की संधि र से हो तो ई में बदल जाएगा, उ में बदल जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो आपके सामने, निहि धन रव नीरव, दुहु धन राज दुराज। इसी तरह देखो, चक्षु में उ छोटा आता है, चक्षुः धन रोग चक्षु रोग,
फिर आया दुहु धन रम्य दुरम्य, निहि धन रंध्र निरंध्र। अब निरंध्र शब्द आएगा ध धनुष के साथ। निहि धन रोग निरोग। तो इस प्रकार आपने देखा कि विसर्ग कहीं पर र में बदल रहा है, कहीं पर दंत्य स में बदल रहा है, कहीं पर मूर्धन्य स में बदल रहा है, कहीं पर तालव्य श में बदल रहा है, तो कहीं पर ये विसर्ग र में बदल रहा है, कहीं पर विसर्ग ज्यों का त्यों रह रहा है, तो कहीं पर विसर्ग स मूर्धन्य में बदल रहा है, कहीं पर आपने देखा कि विसर्ग के पहले जो अ है वो अपने आप में ओ हो रहा है, तो कहीं पर आपने देखा कि विसर्ग का लोप हो रहा है। इस तरह आपने कुछ नियम विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़े कि विसर्ग का विकार किन किन रूपों में होता है। इसी के साथ विसर्ग संधि के इन नियमों की चर्चा पर मैं विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।